हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मनुमैनिया स्टडी चैनल पे। मैं मनमोहन सिंह आप लोग का स्वागत करता हूं। इतिहास वीडियो सीरीज के क्रम में हम प्राचीन भारत को आज पढ़ने वाले हैं। तो जैसा कि हमने भारतीय इतिहास का जो एक सामान्य परिचय पढ़ा था, तो उसमें हम पढ़े थे कि प्राचीन भारत के अंतर्गत सबसे पहले हमें पाषाण काल को पढ़ना है। तो आज हम उसी पाषाण काल को पढ़ने जा रहे हैं। तो जैसा कि पाषाण काल को प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा जाता है, तो पहले इन शब्दों को समझते हैं कि प्राग ऐतिहासिक काल क्या है, आद्य ऐतिहासिक काल क्या है और ऐतिहासिक काल क्या है। तो आइए देखते हैं। तो यदि बात करें स्रोतों, साक्ष्य, काल के आधार पर, तो काल या स्रोत या साक्ष्य के आधार पर ये इतिहास को 3 भागों में विभक्त किया गया है। वो कौन कौन से हैं? तो प्राग ऐतिहासिक काल अर्थात प्री हिस्ट्रिक पीरियड, दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल अर्थात प्रोटो हिस्ट्रिक पीरियड, और तीसरा जो है हमारा वो है ऐतिहासिक काल अर्थात हिस्ट्रिक पीरियड। तो प्राग ऐतिहासिक काल उस कालखंड को कहते हैं जब केवल पुरातात्विक साक्ष्य थे और किसी भी प्रकार का कोई लिखित साक्ष्य नहीं था। अर्थात इस कालखंड के इतिहास को लिखने के लिए केवल पुरातात्वों का ही सहायता लिया गया है, किसी भी प्रकार का कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला है, तो उसे हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। और उसके अंतर्गत कौन आता है? तो वो हमारा पाषाण काल आता है, क्योंकि पाषाण काल में देखें तो केवल पत्थरों और जो साक्ष्य मिले हैं, जो कुएं मिले हैं, कुओं में भी पत्थरें मिले हैं, मतलब हर जगह पत्थरों का ही प्रयोग हुआ है। और उसी के आधार पर हमारा प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत पाषाण काल को पढ़ना है। दूसरा जो है हमारा वो है आद्य ऐतिहासिक काल। तो आद्य ऐतिहासिक काल ये उस कालखंड को बोलेंगे जिसको अंतर्गत लिखित साक्ष्य के साथ साथ पुरातात्विक साक्ष्य भी मौजूद हो। अर्थात पुरातात्विक साक्ष्य तो है ही, और उसके अंतर्गत जो हमारा लिखित साक्ष्य है वो भी मौजूद है, परंतु जो लिखित साक्ष्य है उसको पढ़ा नहीं गया हो, अर्थात लिखित साक्ष्य को पढ़ने में अभी असफलता है, उसके कारण उसको हम आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो अगर सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता, जैसा कि आप जानते होंगे कि जो उसकी लिपि है बुद्रो स्फेदन लिपि, उसको अभी तक पढ़ा नहीं गया है, और इस कारण सिंधु घाटी सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक कालखंड के अंतर्गत रखा गया है। तीसरा हमारा आता है ऐतिहासिक काल अर्थात हिस्ट्रिक पीरियड। तो इसमें देखें तो लिखित साक्ष्य भी हैं, लिखित साक्ष्य के साथ साथ पुरातात्विक साक्ष्य भी हैं, और ये लिखित साक्ष्य जो हैं उनको पढ़ा भी गया है। अर्थात अगर एक रूप में देखें तो प्रागैतिहासिक काल में केवल पुरातात्विक साक्ष्य हैं, कोई लिखित साक्ष्य नहीं है। आद्य ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य के साथ साथ पुरातात्विक साक्ष्य भी हैं, लेकिन लिखित साक्ष्य को पढ़ा नहीं गया है। और ऐतिहासिक काल को देखें तो लिखित साक्ष्य और पुरातात्विक साक्ष्य दोनों साक्ष्य मौजूद हैं, और साथ ही साथ लिखित साक्ष्य को पढ़ा भी जा चुका है। जैसे हम देखेंगे कि वैदिक सभ्यता और उससे जो आगे के कालखंड आते हैं, अर्थात वहाँ पर जो कुछ लिखित विवरण मिले हैं उनको पढ़ा गया है। जैसे हमारे वैदिक साहित्य जब पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि जो वेद हैं, उपवेद हैं, ब्राह्मण हैं, अरण्यक हैं, या जब मौर्य काल पढ़ेंगे तो आपको मेगास्थनीज का इंडिका, चाणक्य का अर्थशास्त्र, तो ये सारे एक तरह से लिखित साक्ष्य के रूप में मौजूद हैं और उनको पढ़ा गया है। इसलिए इसके आगे के जितने भी हमारे चैप्टर्स हैं, जो टॉपिक्स हैं, उनको रखा गया है ऐतिहासिक काल के अंतर्गत। तो अब हम जैसा कि पाषाण काल पढ़ने वाले हैं, तो पाषाण काल को अब देखिए यहाँ पर प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत सर्वप्रथम धातु उपकरण में भिन्नता के आधार पर 1820 ईस्वी में जर्गेसन त्रोमसन नाम के एक इतिहासकार थे। इन्होंने क्या किया कि धातुओं के उपकरण में विभिन्नता के आधार पर इसको 3 भागों में प्रागैतिहासिक काल को रखा। वो कौन कौन से थे? पाषाण काल, हालांकि ये देखेंगे कांस्य युग, तो कांस्य युग सिंधु घाटी सभ्यता के पैरेलल भी है, पहले भी और बाद में, ये हमने पहले भी चर्चा किया था। और लौह युग को अगर देखें तो लौह युग हमारा वैदिक सभ्यता आते आते तक किस प्रकार से देखेंगे कि उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज हो जाती है और उससे कृषि एक उन्नत प्रकार की व्यवस्था कृषि में देखने को मिलती है। तो इस प्रकार देखें तो धातु उपकरण में भिन्नता के आधार पर 1820 ईस्वी में जर्गेनस त्रोमसन ने 3 भागों में बांटा। पाषाण काल अर्थात पत्थरों की अधिकता के कारण पाषाण काल का नाम दिया। कांस्य युग आते आते अर्थात कांस्य युग में कांस्य की अधिकता के कारण कांस्य युग काल कहा गया। और लौह युग में हम देखेंगे कि लौह युग में लोहे की मात्रा अधिक हो गई, लोहे की प्रधानता बढ़ गई, और ये मूलतः पढ़ना है वैदिक काल के अंतर्गत हमारा लौह युग शुरू हो जाएगा। तो यहाँ हमने देखा कि 3 प्रकार से बांटे गए। अब जो पाषाण काल है जिसको हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, तो ये पाषाण उपकरण में मतलब पत्थरों के उपकरण में भी भिन्नता आती है। पत्थर भी भिन्न भिन्न प्रकार के बनने लगते हैं, तो उसके भिन्नता, पाषाण उपकरण में भिन्नता के कारण पाषाण काल को 3 बड़े भागों में विभक्त किया गया है। वो कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला है पूरा पाषाण काल,
जिसको पेलियोलिथिक एज बोलेंगे। दूसरा हमारा है मध्य पाषाण काल, जिसको मेसोलिथिक एज बोलेंगे। और तीसरा है नवपाषाण काल, न्योलिथिक एज। अगर इनकी समय की बात करें तो पूरा पाषाण कालखंड अपने अंतर्गत 5 लाख से लेकर 10,000 वर्ष पूर्व अर्थात 4,90,000 का समय ये अपने अंतर्गत लिए हुए हैं, जो कि हल्के में लेने की जरूरत नहीं है। इसके अंतर्गत देखें तो मध्य पाषाण काल का कालखंड कितना है तो 10,000 से लेकर 8,000 वर्ष पूर्व, और नवपाषाण काल 8,000 से लेकर 6,000 वर्ष पूर्व तक। तो अलग अलग किताबों में डेट्स अलग अलग भी रहते हैं। तो ये जो मैंने डेट्स लिखे हैं, जो नोट डाउन किए हैं, इनको एक स्टैंडर्ड बुक से किया है। हालांकि ये ज़्यादा पूछे नहीं जाते, लेकिन आप इसको समझने के तौर पर याद रख सकते हैं। अब पाषाण उपकरण में जिस प्रकार देख रहे हैं कि पाषाण काल को 3 भागों में विभक्त किया गया, उसी प्रकार यह पूरा पाषाण काल जो है आप देख रहे हैं कि एक लंबा समय अवधि अपने में समेटे हुए हैं, जिसके कारण इसको पढ़ने में कठिनाई होती है। तो इसको और आसान बनाने के लिए पूरा पाषाण काल को भी 3 भागों में विभक्त किया गया। वो भाग कौन कौन से हैं तो पहला है हमारा निम्न पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पूरा पाषाण काल, और तीसरा जो है हमारा उच्च पूरा पाषाण काल अर्थात लोअर पेलियोलिथिक एज, मिडल पेलियोलिथिक एज और अपर पेलियोलिथिक एज। अगर इनकी समय अवधि की बात करें तो निम्न पूरा पाषाण काल 5 लाख से लेकर 50,000 तक, मध्य पूरा पाषाण काल 50,000 से लेकर 40,000 तक, और उच्च पूरा पाषाण काल जहाँ पर हम देखते हैं कि वहीं से होमो सेपियंस की उदय होती है और पूरी तरह से मानवों की जाति तख्ता पलट जो दिखती है, तो वो उच्च पूरा पाषाण काल की समय अवधि थी 40,000 से लेकर के 10,000 ईस्वी पूर्व तक। इस प्रकार अगर पूरे पाषाण काल को देखें तो पूरा पाषाण काल अपने अंतर्गत देखिए तो 5 लाख से लेकर के 6,000 वर्ष पूर्व तक का समय अवधि घेरे हुए है, जो कि बाकी जो भी टॉपिक्स पढ़ेंगे उससे कई गुना अधिक है। तो इसको हल्के में मत लीजिए, इसको अगर किताबों में पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा विस्तार में पढ़ना है। फिर भी मैंने इसको शॉर्ट में जो मुख्य तथ्य थे जिनसे खंड खंड में तोड़ करके जो कन्फ्यूजन क्रिएट ना करे, एक सीरीज से पढ़ेंगे जो समझ में आए, तो इसलिए मैंने इसको नोट डाउन किया है। तो हमने अभी देखा कि पाषाण काल को किस प्रकार 3 बड़े खंडों में विभक्त किया गया है, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण। और पूरा पाषाण काल को भी पढ़ने के लिए, आसान बनाने के लिए या इसके लंबे समय टाइम पीरियड को देखते हुए 3 भागों में विभक्त किया गया है, वो है निम्न पूरा, मध्य पूरा और उच्च पूरा पाषाण काल। तो अब जो हमारा ये प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत ये जो सारे आ रहे हैं पाषाण काल हैं, तो प्राग ऐतिहासिक काल से जुड़ी हुई कुछ खोजें हैं, कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं एवं कुछ खोजों से जुड़ी हुई विशेषताएं हैं, तो मैंने उनको नोट डाउन किया है, तो उस पर एक नज़र डालें। तो मैंने यहाँ पे वर्ष लिखा है, कौन से वर्ष में कौन सी खोजें हुई और कौन से व्यक्ति द्वारा वो खोजें हुई। तो आइए शुरू करते हैं। तो सर्वप्रथम प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत देखें तो सबसे पहले 1842 ईस्वी में डॉक्टर प्राइमरोज, जो कि एक अंग्रेज थे, इन्होंने कर्नाटक के रायचूर, याद रखेंगे, कर्नाटक के रायचूर जिले के लिंगसुगर नामक स्थान पर पाषाण उपकरण ढूंढे। कहाँ पर? कर्नाटक के रायचूर जिले के लिंगसुगर नामक स्थान पर प्राइमरोज, जो कि एक अंग्रेज थे, 1842 ईस्वी में पाषाण उपकरण ढूंढे। वो पाषाण उपकरण कौन कौन से थे? तो पत्थर के ये छुरा था और तीर के फलक थे। ये 2 पाषाण उपकरण सर्वप्रथम किसने ढूंढे? डॉक्टर प्राइमरोज ने। और यही कारण है कि इनको, डॉक्टर प्राइमरोज को प्रागैतिहासिक काल का पिता या जनक के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ से आप एक ऑब्जेक्टिव के रूप में इसको याद रख सकते हैं कि डॉक्टर प्राइमरोज, ये प्रागैतिहासिक काल के पिता किसको बोलते हैं, कहते हैं, तो डॉक्टर प्राइमरोज। इन्होंने कौन से उपकरण खोजे थे? तो पत्थर के छुरा और तीर के फलक। कहाँ खोजे थे? तो कर्नाटक के रायचूर के लिंगसुगर नामक स्थान पर। उसके लगभग 11 साल बाद देखें तो 1853 ईस्वी में जॉन इवांस नामक, इन्हीं के नेतृत्व में देखा जाए तो एमपी नर्मदा नदी घाटी पर कुछ काम चल रहा था, और उसी काम के दौरान इनको वहीं नदी घाटी पर एक टी नरसिंहपुर नामक स्थान है, और वहां पर उस स्थल से उन्होंने बहुत ज़्यादा संख्या में पाषाण उपकरण की मतलब खोजे की। इसके लगभग 10 साल बाद और देखें तो 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस फूट, और ये नाम तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि अगर डॉक्टर प्राइमरोज ऑप्शन में नहीं है तो आपको ऑप्शन में इन्हीं को लगाना है पिता के रूप में। कहीं कहीं पर ये नहीं दिया रहता है, मतलब थोड़ा सा गहराई में पढ़ेंगे तभी ये मिलेगा, नहीं तो लोग यहीं से आंसर मारना शुरू करते हैं। तो जॉन इवांस के बाद देखें तो 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फूट आते हैं।
रॉबर्ट ब्रूस फूड के नेतृत्व में चेन्नई, जो कि मद्रास था पहले, उसके निकट पलवरम में एक हैंडेक्स की कुल्हाड़ी प्राप्त करते हैं। अगर देखा जाए तो जो पाषाण उपकरणों में जो तीव्रता थी, उस जो पाषाण उपकरण मिलने की शुरुआत हो तो चुकी है 1842 में, लेकिन उसमें वो जो तीव्र गति लेती है वो रॉबर्ट ब्रूस फूड द्वारा, और इन्होंने वो प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत काम करना प्रारंभ किया और धीरे धीरे उसको इस रूप में लाएं ताकि हम आज पढ़ पा रहे हैं। इसके बाद देखें, अगर बात करें कि रॉबर्ट ब्रूस फूड कौन थे, तो रॉबर्ट ब्रूस फूड कोई पुरातत्ववेत्ता या कोई इतिहासकार नहीं थे, बल्कि ये एक भूवैज्ञानिक थे एवं उस समय भारतीय तत्कालीन जियोलॉजिकल सर्वेक्षण जो था उसके प्रमुख के रूप में ये पद पर व्यवस्थित थे। उसके कुछ सालों बाद 1884 ईस्वी में विलियम किंग जो थे अतिरम पक्कम में भी एक हैंडेक्स की खोज की। फिर देखें 1935 ईस्वी में तो डी टेरा एवं पीटरसन कौन थे, तो डी टेरा एवं पीटरसन, तो इनके नेतृत्व में मेल कैम्ब्रिज अभियान दल द्वारा, अर्थात मेल कैम्ब्रिज पे जो काम चल रहा था वहाँ पर एक अभियान दल द्वारा पाकिस्तान के क्षेत्र में शिवालिक श्रेणी में पोतवार के पठार में देखे तो पाषाण उपकरणों की खोज हुई, और यह खोज इतनी ज़्यादा हुई, मतलब इनकी तुलना में यहाँ पर डी टेरा एवं पीटरसन के द्वारा यहाँ पर बहुत ज़्यादा पाषाण उपकरण ढूंढे जाते हैं। और अंततः 1950 ईस्वी में क्या होता है कि स्टुअर्ट पिगॉट, जो कि बाद में हम पढ़ेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता को एक से जुड़वा राजधानी बोलते हैं, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को, मतलब दोनों को मिला करके बोलेंगे कि एक जुड़वा राजधानी थी, तो वो सिंधु घाटी सभ्यता में पढ़ना है। फिलहाल अभी 1950 ईस्वी में बात करें तो स्टुअर्ट पिगॉट जो थे, इनकी एक किताब थी द प्री हिस्ट्रिक इंडिया, इसमें इन्होंने पाषाण काल की विस्तृत चर्चा की विस्तृत विवरण लिखा, और उसी के बाद ये जो हम पाषाण काल पढ़ते हैं भारतीय इतिहास के खंड में, इसको अंतर्गत में डाल दिया गया, और उसके बाद एक विधिवत अध्ययन के रूप में पाषाण काल को पढ़ा जाने लगा। तो दोस्तों, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, तो अगर इसको मतलब एक टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, जैसे प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत पाषाण काल, और पाषाण काल के अंतर्गत पढ़ें तो पूरा पाषाण काल को पहले पढ़ेंगे, और पूरा पाषाण काल को कैसे पढ़ेंगे, तो ये तीनों को एक साथ पढ़ेंगे कंपेयर करते हुए, किनको, निम्न पूरा पाषाण, मध्य पूरा पाषाण और उच्च पूरा पाषाण। तो अभी जो हम स्टार्ट करेंगे वो हमारा रहेगा पाषाण काल के अंतर्गत पूरा पाषाण काल, और पूरा पाषाण काल के अंतर्गत निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। तो आइए शुरू करते हैं पूरा पाषाण काल। तो तोड़ के पढ़ेंगे तो ज़्यादा कुछ नहीं है दोस्तों, आराम से समझ सकते हैं इसको। कुछ किताबों में पढ़िएगा तो इसकी विस्तृत ज़्यादा अध्ययन भी करना है, और यूपीएससी बीपीएससी या कोई भी हो तो मेंस के रूप में आपको अलग अलग कालों की मुख्य विशेषताओं के रूप में पूछा जा सकता है कि कौन कौन से कालखंड हैं, कौन कौन से चरण थे, कौन कौन सी विशेषताएँ थी। तो आइए दोस्तों, हम लोगों ने चार्ट बना लिया है। तो चार्ट के अंतर्गत हमने अभी देखा कि किस प्रकार पाषाण काल को विभिन्न 3 कालों में विभक्त किया गया था। उसी के अंतर्गत जो हमारा पहला है पूरा पाषाण काल, जिसकी अवधि देखें तो 5 लाख से लेकर के 10,000 ईसा पूर्व तक है। और इस पूरा पाषाण काल को जो 3 निम्न, इसको समझने के आधार पर जो मैंने लिस्ट डाउन किया है उसको समझते हैं। तो निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। तो आइए देखते हैं इसमें क्या क्या विशेषताएं रही हैं, क्या कौन कौन सी संस्कृति है, कौन कौन से उपकरण हैं, तो उनको देखते हैं। तो सबसे पहले अगर निम्न पूरा पाषाण काल की बात करें तो अगर इसकी समय अवधि हमने पहले भी पढ़ा कि 5 लाख से लेकर के 50,000 ईसा पूर्व अर्थात बीसी। कब तक? 5 लाख से लेकर 50,000 बीसी तक निम्न पूरा पाषाण काल का समय अवधि माना जाता है। मध्य पूरा पाषाण काल की समय अवधि देखें तो 50,000 से लेकर के 4,000 बीसी, और अगर उच्च पूरा पाषाण काल की देखें तो 40,000 से लेकर के 10,000 बीसी। तो एक डेट कभी कभी ऑब्जेक्टिव में आ जाता है, हालांकि ये अलग अलग किताबों में अलग हैं, लेकिन फिर भी इसको एक बार देख सकते हैं। दूसरा हम देखते हैं कि उपकरणों की संस्कृति कौन कौन सी है। तो उपकरण की संस्कृति देखें तो निम्न पूरा पाषाण काल में कोर संस्कृति की अधिकता रहती है, यही मध्य पूरा पाषाण काल में फलक संस्कृति, और उच्च पूरा पाषाण काल आते आते ब्लेड संस्कृति हो जाती है। तो ये कोर और फलक क्या है, तो कोर और फलक को आप इस प्रकार समझ सकते हैं। मान लीजिए कोई बड़ा पत्थर है जो कि टेढ़ा मेढ़ा है, इक्वल या गोल के रूप में नहीं है,
तो ये क्या होता है कि नदियों में बहते बहते धीरे धीरे करके इसके पार्ट घिसते जाते हैं और अंततः ये क्या होता है कि एक गोल प्रकार का रूप ले लेता है। ऐसा गोल पत्थर आ जाएगा। अब इस गोल पत्थर में इसको जब तोड़ेंगे तो कुछ इस प्रकार से ये टूटने की संभावना बनती है। तो जब इस प्रकार तोड़ेंगे तो ये जो बीच वाला हमारा एरिया आ रहा है, ये अर्थात ये, और इसके बाद वाले जो ऐसे ऐसे हमारे ये जो कोर टूट रहे हैं, तो ये जो है ये है फलक, और ये जो सेंटर वाला हिस्सा है ये है हमारा कोर। तो ये कोर प्रणाली जो है, अर्थात ये पत्थर के मध्य वाले भाग से कहाँ पर उपकरण बन रहे हैं, तो ये निम्न पुरापाषाण काल में, और ये जो साइड वाले जो फलक हैं इनसे कहाँ पर उपकरण बन रहे हैं, तो मध्य पुरापाषाण में। और यही कारण है, इन उपकरणों की अधिकता के कारण, कोर वाले उपकरणों की अधिकता के कारण इसको कोर संस्कृति कहा गया, और फलक वाले उपकरणों की अधिकता के कारण इसको फलक संस्कृति कहा गया। और यहाँ पर देखेंगे कि धीरे धीरे ब्लेड संस्कृति की, अर्थात इस कोर को और फलक को और धीरे धीरे पतला बनाया जाएगा और उसमें ब्लेड की तरह धारें आ जाती हैं, तो उसको हम ब्लेड संस्कृति बोलेंगे। तो सीधा सीधी एक लाइन में सवाल पूछ सकता है कि कोर संस्कृति किस काल में थी, तो निम्न पुरापाषाण काल में। फलक संस्कृति किस काल में थी, तो मध्य पुरापाषाण काल। और ब्लेड संस्कृति किस काल में थी, तो उच्च पुरापाषाण काल। इसके अलावा जो उपकरण बन रहे हैं, तो कौन से पत्थर या कौन से मटेरियल के बन रहे हैं, तो मैंने उसको लिखा है कि उपकरण मटेरियल जो हमारे हैं वो कौन से हैं। तो निम्न पुरापाषाण काल तक जो था वो क्वार्टजाइट के पत्थर थे। अगर मध्य पुरापाषाण काल में देखें तो क्वार्टजाइट के अलावा फ्लिंट आ जाता है, और फ्लिंट एवं चर्ट, फ्लिंट और चर्ट भी यहाँ पर दिखने लगते हैं, उपकरण के रूप में प्रयोग लाए जाने लगते हैं। और यहाँ पर आते आते ये सारे तो यहाँ पर रह ही रहे हैं उच्च पुरापाषाण काल में, क्वार्टजाइट, फ्लिंट, चर्ट। यहाँ पर एक जैम्पर नाम का एक धातु या पत्थर जो रहता है उसका भी उपयोग आने लगता है किस काल में, उच्च पुरापाषाण काल में। इसके अलावा अगर प्रमुख उपकरण की बात करें कि कौन कौन से उपकरण कौन से काल में थे, तो निम्न पुरापाषाण काल में देखें तो चापर को देखेंगे तो एक पत्थर का टुकड़ा होता था जो कि एक तरफ से नुकीला होता था, आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं। और ये जब चॉपर ये दोनों तरफ से नुकीले रहने लगे पत्थर के टुकड़े, तो इसको चॉपिंग कहा गया। और इसके अलावा जब पत्थर के टुकड़ों में दो प्रकार के धारनुमा या नुकीला नुमा आकृति दे दी गई तो इसको बिदारनी कहा गया। और इसके अलावा हैंडेक्स भी प्रयोग में लाया जाता था जो कि एक छोटे कुल्हाड़ी की तरह होती थी। तो मूलतः इनको इसलिए बनाया जाता था कि इनके कोने नुकीले होते थे और किसी भी जानवर पर फेंकने पर या खरगोश, किसी भी छोटे प्रकार के जानवर हैं अगर उन पर चला के मारेंगे तो एक कोई ना कोई नुकीला हिस्सा उन पर जाकर लगेगा और वो उनका एक प्रकार से भोजन की सामग्री जो उनको चाहिए होगा वो प्राप्त होगा। तो निम्न पुरापाषाण काल की प्रमुख उपकरण कौन से? चापर कैसा है तो आप इस प्रकार देख सकते हैं, चॉपिंग, विदारनी में दो नुकीले पार्ट हैं। इसके अलावा हैंडेक्स जो एक छोटी कुल्हाड़ी के रूप में रहती है। अगर मध्य पुरापाषाण काल में उपकरणों की बात करें तो यहाँ ये सारे चल रहे हैं, चॉपर, चॉपिंग, विदारनी, हैंडेक्स भी मध्य पुरापाषाण काल में है। लेकिन इसके अलावा मानवों ने कुछ अन्य प्रकार के जो उपकरण है वो बना लिए थे, जिनमें से पहला है खुरचनी। खुरचनी क्या था कि एक पत्थर था और पत्थर के ऊपर वो दूसरे पत्थर से रगड़ कर या काट कर एक धारनुमा आकृति बनाते थे कुछ इस प्रकार की, जिसको खुरचनी अर्थात स्क्रैपर कहते थे। उसके अलावा उन्होंने बेधनी बना लिया था जो एक पॉइंट की तरह रहता था, या जंतुओं को फाड़ने के लिए या कुछ काटने के लिए या गड्ढे खोदने के लिए इसका प्रयोग करते थे। किसका? बेधनी अर्थात पॉइंट का। इसके अलावा देखें तो तक्षणी, इसको ब्यूरिन भी इंग्लिश में बोलते हैं। और ब्यूरिन कुछ एक आयताकार, अर्थात उस समय देखिए कि बिना पढ़े लिखे होने के कारण भी वो एक आयताकार रूप में रहती थी। और एक्स ये लंबाई है तो 2x, मतलब x और 2x के फॉर्म में, मतलब एक जो इसकी चौड़ाई रहती थी वो लंबाई दुगनी और चौड़ाई आधी रहती थी। और इसमें क्या होता था कि जो एक आयताकार पत्थर है उसका बीच वाला भाग उठा रहेगा, अर्थात बड़े जानवर को मारने के लिए वे इसका प्रयोग करते थे। किसका? तक्षणी अर्थात ब्यूरिन का। यहाँ पर आते आते क्या होता है कि ब्लेड के आकार के उपकरण बनने प्रारंभ हो जाते हैं। कौन से काल में? उच्च पुरापाषाण काल में। और वो उपकरण कुछ इस प्रकार ब्लेड की तरह आयताकार रहते हैं जिनके किनारों पर तीक्ष्ण धार हुआ करते थे और वो जानवरों को काट या मार सकते थे और अपने भोजन की व्यवस्था कर सकते थे। तो उपकरणों में देखें तो निम्न पुरापाषाण काल में चापर, चॉपिंग, उसके अलावा विदारनी और हैंडेक्स।
मध्य पूरा पाषाण काल में ये तो सारे हैं ही, इसके अलावा खुरचनी, बेधनी और तक्षणी। और उच्च पूरा का पाषाण काल में इन सब के अलावा ये सारे भी इसमें चल रहे हैं, लेकिन इसके अलावा एक जो महत्वपूर्ण उपकरण की खोज हुई है वो है ब्लेड आकार के उपकरण, और इसलिए इसको ब्लेड संस्कृति भी कहते हैं। अगर निम्न पूरा पाषाण कालीन अगर प्रमुख स्थलों की बात करें तो प्रमुख स्थल में सबसे पहला हमारा आएगा कश्मीर, क्योंकि कश्मीर के क्षेत्र से ही निम्न पूरा पाषाण कालीन प्रमुख उपकरण या जो पत्थर के औजार थे वो मिले हैं। तो मुख्यतः कश्मीर का एक पोतवार का पठार है जो कि पाकिस्तान के क्षेत्र में है, तो वहाँ से प्राप्त हुआ है। इसके अलावा लीदर नदी घाटी के पहलगांव से भी कुछ उपकरण प्राप्त हुए हैं। दूसरा हमारा आता है राजस्थान। राजस्थान में एक मरुभूमि डिंडवाना है, वहाँ से भी कुछ प्रमुख औजार प्राप्त हुए हैं। और यूपी के इलाहाबाद के बेलन घाटी से देखा जाए तो ये निम्न पूरा पाषाण कालीन उपकरण प्राप्त हुए हैं। इसी प्रकार अगर मध्य पूरा पाषाण काल का महत्वपूर्ण स्थल का बात करें तो ये महाराष्ट्र के नेवासा से मिलता है। कहाँ से? तो महाराष्ट्र के नेवासा से, जो कि प्रवरा नदी या प्रवरा गोदावरी की सहायक है। तो नेवासा कहाँ स्थित है? तो प्रवरा नदी के तट पर, या प्रवरा नहीं रहे तो गोदावरी नदी के तट पर। तो महाराष्ट्र से हमें क्या मिला है? मध्य पूरा पाषाण कालीन ये जो उपकरण है वो मिले हैं। और सबसे पहले अगर कोई उपकरण मिला है मध्य पूरा पाषाण काल का तो वो मिला है महाराष्ट्र का नेवासा, और इसलिए नेवासा को हम ये प्रारूप स्थल के रूप में भी जानते हैं। मध्य पूरा पाषाण काल का प्रारूप स्थल किसे कहते हैं? तो वो नेवासा को। इसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि चॉपर और चॉपिंग संस्कृति, ये जो उपकरण है ये प्रचुर मात्रा में है। इसके अलावा हैंडेक्स भी यहाँ पर प्रचुर मात्रा में उपयोग में आ रहा है। तो ये जो चॉपर चॉपिंग उपकरणों के आधार पर यहाँ पर दो संस्कृतियाँ विकसित हुई, एक संस्कृति उत्तर भारत में और एक संस्कृति दक्षिण भारत में। तो जो हमारा उत्तर भारत में संस्कृति विकसित हुई उसको चापर चॉपिंग संस्कृति के नाम से जाना गया, और इसकी खोज D.N. वाडिया ने 1928 AD में किया था। तो आपसे पूछ सकता है चॉपर चॉपिंग संस्कृति किस काल में थी या किस काल को जाना जाता है? तो चॉपर चॉपिंग संस्कृति निम्न पूरा पाषाण काल को जाना जाता है, जो कहाँ थी? तो मूलतः उत्तर भारत में। किसने खोज किया? D.N. वाडिया ने। कब खोज किया? तो 1928 ईस्वी में। इसके अलावा जो हमारा दक्षिण भारत है, तो ये जो हैंडेक्स था, तो हैंडेक्स जो उपकरण है वो मूल रूप से दक्षिण भारत से प्रचुर मात्रा में मिले हैं। तो इस कारण से दक्षिण भारत में एक हैंडेक्स संस्कृति की उद्भव था, हैंडेक्स संस्कृति का वहाँ नाम दिया गया। तो हैंडेक्स संस्कृति दक्षिण भारत में थी, और इसकी खोज रॉबर्ट ब्रूस फुट ने 1863 AD में की थी। तो ये दो महत्वपूर्ण सवाल बन जाते हैं, चॉपर चॉपिंग संस्कृति और हैंडेक्स संस्कृति किस काल से है? तो निम्न पूरा पाषाण काल से है। चॉपर चॉपिंग संस्कृति कहाँ थी? उत्तर भारत में। हैंडेक्स संस्कृति कहाँ थी? दक्षिण भारत में। किसने खोज की? तो आपने ये देखा। इसके अलावा यहाँ पर देखें निम्न पूरा पाषाण में, तो इनको कृषि का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था। ये केवल खाद्य संग्राहक थे, खाद्य उत्पादक बिल्कुल भी नहीं थे, केवल खाद्य का संग्रह करते थे। और इनको केवल आग का ज्ञान था, ये आग का उपयोग करना या उनसे जंतुओं को भगाना या मांस को पकाना नहीं जानते थे, केवल इनको आग का ज्ञान था। इसके अलावा देखें तो ये जो निम्न पूरा पाषाण काल है ये पूर्णतः हिम युग की संज्ञा दी जाती है। पूर्णतः अभी तक यहाँ पर हिम युग चल रहा है। पिछले वीडियो में हमने जब पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास पढ़ा था तो उसमें भी इस तथ्य को समझा था। यहाँ पर देखें मध्य पूरा पाषाण काल में, तो यहाँ पर भी पूर्णतः हिम युग चल रहा होता है। लेकिन उच्च पूरा पाषाण काल आते आते हम देखते हैं कि यहाँ पर हिम युग की समाप्ति होना प्रारंभ हो जाती है। कौन सी काल में? प्लीस्टोसीन काल में हमने पढ़ा था। और प्लीस्टोसीन काल में जब हिम युग की समाप्ति होती है तो पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होना शुरू होती है, और यहीं पर उद्भव होता है आधुनिक मानव का, जो कि हम 30,000 BC के आसपास पढ़े थे कि आधुनिक मानव, जिनको होमो सेपियंस बोलते हैं, उनका उद्भव हुआ था। कब हुआ था? तो हिम युग की समाप्ति, उच्च पूरा पाषाण काल में हिम युग की समाप्ति पर। तो जब आधुनिक मानव आ चुके हैं तो उनमें धीरे धीरे कलाकारी बढ़ती है, और वे चित्रकारी एवं नक्काशी की तरफ, चित्रकारी एवं नक्काशी को धीरे धीरे अग्रसर रूप में, मतलब उसका विकास करते हैं। तो चित्रकारी के रूप में अगर बात करें तो वाकानर ने 600 चित्र, सर्वप्रथम चित्रकारी किसने ढूंढा? तो एक वाकानर थे। इन्होंने 600 चित्र कहाँ ढूंढे? तो MP है, MP मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के भीमबेटका के गुफा में सर्वप्रथम चित्रकारी का साक्ष्य किसने ढूंढा? तो वाकानर ने ढूंढा। कितने चित्र थे? 600 चित्र थे।
इन चित्रों की कुछ खास विशेषता थी, क्या थी? तो यहाँ पर जो भीमबेटका के गुफाएं के चित्र थे, जो कि उच्च पुरापाषाणकालीन चित्र माना जाता है, क्योंकि यहाँ तक होमोसेपियंस का उदय हो चुका था और उनके द्वारा कुछ चित्रकारी एवं नक्काशी का कार्य किया गया था। तो ये जो चित्र मिले थे इनमें कुछ विशेषताएं थी। यहाँ पे भीमबेटका में जो चित्र थे वो एक भयानक प्रवृत्ति के चित्र थे। इसके अलावा जो चित्र थे 1 से 2 मीटर लंबे हुआ करते थे और हरे एवं गहरे लाल रंग के हुआ करते थे। अर्थात उस समय रंगों का प्रयोग आधुनिक मानव जो थे, उस समय जो होमोसेपियंस थे, उनको ज्ञान हो गया था। इसके अलावा जो हमको वो चित्र मिले हैं वो देखें तो मुख्य रूप से हिरन हैं, भालू हैं, सुअर हैं, मतलब भयानक जानवरों के चित्र मिले हैं। इसके अलावा देखें तो नक्काशी में भी कुछ हमें साक्ष्य मिले हैं। नक्काशी के साथ साक्ष्य देखें तो मुख्य रूप से यूपी के इलाहाबाद में के समीप एक बेलन घाटी के समीप एक गांव है, कौन सा? लोहंग नाला। लोहंग नाला से अस्थि निर्मित एक मातृ देवी की मूर्ति मिली है। तो यहाँ देखते हैं कि आधुनिक मानव द्वारा वो चित्रकारी और नक्काशी के रूप में धीरे धीरे विकास करना प्रारंभ करते हैं और इस प्रकार हमारा पूरा पाषाण काल जो था खत्म हुआ। और धीरे धीरे देखेंगे कि इसके अगले वीडियो में मध्य पाषाण काल में भी कुछ परिवर्तन। मध्य पाषाण काल को संक्रमण का काल कहा गया, क्योंकि मध्य पाषाण काल में कुछ संस्कृतियाँ पूरा पाषाण काल की भी थी और कुछ संस्कृतियाँ मतलब धीरे धीरे वो नव पाषाण काल की तरफ विकसित भी हो रहे थे। तो उसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। एक वीडियो में मध्य पाषाण काल और एक में नव पाषाण काल। तो इस वीडियो में हमने देखा कि निम्न पूरा पाषाण काल में समय अवधि क्या है, उपकरण की जो संस्कृति है कोर संस्कृति, फलक या ब्लेड संस्कृति है। जो उपकरण है क्वार्टजाइट है, यहाँ पर क्वार्टजाइट फ्लिंट चट हो जाते हैं और यहाँ पर इनके अलावा एक जिप्सर जुड़ जाता है। उपकरण जो थे चापर, चौपिंग, हैंडेक्स, विदारणी, यहाँ पर खुरचनी, तेक्षणी, विधनी और यहाँ पर देखेंगे तो ब्लेड आकार के उपकरण की अधिकता बढ़ जाती है। हमने प्रमुख स्थान देखे कश्मीर, राजस्थान, यूपी और मध्यपुरा पाषाण काल में देखे तो महाराष्ट्र का नेवासा। और जो यहाँ पर आते आते अगर बात करें उच्च पूरा पाषाण काल की प्रमुख स्थान तो वो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में जो भीमबेटका है, तो भीमबेटका की जो ये गुफा है वहाँ पर कुछ चित्रकारी और नक्काशी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा यूपी में जो नक्काशी के छात्र मिले हैं वो यूपी में इलाहाबाद के समीप बेलन घाटी से मिले हैं। तो इस प्रकार अगर हम कंपेयर करके याद रखें कि ब्लेड संस्कृति किसे कहते हैं तो उच्च पूरा पाषाण काल, फलक संस्कृति कौन है तो मध्यपुरा, निम्नपुरा में क्या है तो कोर संस्कृति। तो एक कंपेयर करके पढ़ेंगे तो याद रहेगा। और आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से वीडियो को देखते देखते आप इसको याद भी कर पाए होंगे। तो दोस्तों अगले वीडियो में मिलेंगे, मध्य पाषाण काल को लेके आएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एवं शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।